हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो जो भी विद्यार्थी EORO 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टीम मुलान एक और सौगात लेके आई है। क्या? तो आज से हम करंट अफेयर सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें जनवरी से लेके एग्ज़ाम की तिथि तक जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो देखेंगे। ये एक सीरीज होगी जिसमें लगभग लगभग 10 के आसपास वीडियोज़ होंगे। तो आपकी तैयारी को करंट अफेयर में भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप लगातार इस कड़ी से जुड़े रहो। ये आपकी मददगार अवश्य होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि टीम उलान आपके लिए EORO के लिए एक शानदार टेस्ट सीरीज़ लेके आई है जिसमें परीक्षा के अनुरूप टेस्ट पेपर बनाए गए हैं। पहला टेस्ट लाइव हो चुका है 13 तारीख को। जो सेकंड टेस्ट है वो 17 अप्रैल को लाइव होगा। इसके बाद आप देख सकते हो 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 29 अप्रैल, 1 मई, 4 मई, 7 मई, 10 मई और 11 मई तब तक आपके 10 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी अपनी तैयारी की समीक्षा करने के लिए जाइए मुलान एकेडमी एप्लीकेशन पे और टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर सेगमेंट। खान सुरक्षा अभियान कहाँ आयोजित किया गया? तो अपने राजस्थान के अंदर खान सुरक्षा अभियान चलाया गया और 23 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत की गई। जनवरी भी 23 है और साल भी 2023 है, तो इसे याद रखना वैसे कठिन नहीं है, लेकिन तारीख आपको याद ना रहे तो कम से कम जनवरी तो आपको याद रखना ही है। अगर बात करें राजस्थान के खान और गोपालन मंत्री कौन है, तो भाया जी है। कौन है? प्रमोद जैन भाया है, वर्तमान में राजस्थान के खान और गोपालन मंत्री हैं। राजस्थान पोलो टूरिज्म कप ट्रॉफी 2023 आयोजित की गई और इसकी विजेता कौन रही? तो विजेता रही बेदला ट्रोजन्स, यानी बेदला ट्रोजन्स नाम की टीम है जो राजस्थान पोलो टूरिज्म कप ट्रॉफी 2023 की को जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने रजनीगंधा अचीवर्स नाम की टीम उनको हराया था। तो पोलो कप की विजेता कौन है? बेदला ट्रोजन्स। कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी प्रकरण का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई गहलोत साहब के द्वारा। कौन सी कमेटी है वो? तो वो है खेमराज समिति। कौन सी समिति है? खेमराज समिति। प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार आएगा कि खेमराज समिति है उसका संबंध किसके संदर्भ में है? तो कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी प्रकरण की जांच करने के लिए खेमराज समिति की स्थापना की गई थी, गठित किया गया था। अभी देखो ये न्यूज़ है जयपुर 30 दिसंबर की, उसमें दे रखा है खेमराज कमेटी ने मुख्यमंत्री साहब को सौंपी अंतिम रिपोर्ट, यानी खेमराज कमेटी ने मुख्यमंत्री जी को अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी। खेमराज कमेटी की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना मुख्यमंत्री जी द्वारा 2021-22 के बजट के अंदर की गई थी। और खेमराज चौधरी जी ये रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है जिनकी अध्यक्षता में इस समिति की नियुक्ति की गई थी। आगे चलते हैं। श्रेयान 2023 क्या है? श्रेयान 2023 तो देखो जो ICAI है यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट है उसकी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। नाम दिया इसको श्रेयान 2023। कहाँ आयोजित की गई? तो जयपुर में। और एक प्रश्न ये बनता है कब आयोजित की गई? तो ये 19 जनवरी 2023 को श्रेयान 2023 का आयोजन किया गया और इसका संबंध है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से। एक पुस्तक है मेवाड़ पुनर्खोज। इसके लेखक कौन है? तो पत्रकार महोदय संदीप पुरोहित ने ये किताब लिखी है। किताब का नाम है मेवाड़ पुनर्खोज। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे राज्यपाल साहब है श्री कलराज मिश्र साहब, इन्होंने जो ये मेवाड़ पुनर्खोज किताब है इसका विमोचन किया है। और इस मेवाड़ पुनर्खोज किताब के लेखक है संदीप पुरोहित। कौन है? संदीप पुरोहित साहब इसके लेखक है, राइटर हैं। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र ये एक और बुक है और इसके लेखक है हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र साहब, यानी राज्यपाल साहब इन्होंने खुद ने ये किताब लिखी है। किताब का नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। लेखक कौन है? कलराज मिश्र साहब। अच्छा, ये सुर्खियों में क्यों रही? तो देखो हाल ही में जो अपने कलराज मिश्र साहब है इन्होंने इसकी एक फोटोकॉपी यानी प्रति श्री बेरी ओ फेरल ईओ को भेंट किए। अच्छा, बेरी ओ फेरल ईओ कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के भारत में राजदूत है। क्या नाम है? बेरी ओ फेरल ईओ। इनको कलराज मिश्र साहब ने किताब दी। किताब का नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र और इस किताब के लेखक भी राज्यपाल कलराज मिश्र साहब ही है। एक और किताब सुर्खियों में रही, देखिए आपके सिलेबस में पुस्तक है वो करंट अफेयर सेगमेंट में दे रखी है कि जो वर्तमान पुस्तकें या फिर प्राचीन पुस्तकें दोनों ही समाहित हो सकती है इसमें। तो पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती है, एक प्रश्न तो बिल्कुल बन सकता है। तो राजस्थान के संदर्भ में जो भी पुस्तकें महत्वपूर्ण है उनको हम जरूर देखेंगे। जादूनामा,
जादूनामा जो बुक है इसकी रचना करी श्री अरविंद मंडलोई साहब ने। किसने? अरविंद मंडलोई साहब है, इन्होंने जादूनामा नाम की किताब लिखी है। अच्छा, जादूनामा किताब में अरविंद मंडलोई साहब ने लिखी है, ये तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ आप और रिलेट कर सकते हो ताकि इसे याद रखा जा सके। ये किताब किसके बारे में लिखी गई है? तो अपने जो गीतकार जावेद अख्तर साहब, इनके ऊपर ये किताब लिखी गई है। किताब का नाम है जादूनामा और जो लेखक है वो है श्री अरविंद मंडलोई साहब। एक और किताब सुर्खियों में रही, किताब का नाम है एग्जाम वॉरियर, और ये प्रश्न तो वैसे आपको इसके बारे में तो वैसे भी पता होगा। इसकी रचना करी थी पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने। किसने करी है? तो मतलब इसके लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर किताब के। तो आपको जो कवर पेज इस पुस्तक का दिख रहा है वो स्पष्ट इस तरीके का कवर पेज है, एग्जाम वॉरियर, और नीचे लिखा हुआ नरेंद्र मोदी। तो इसकी रचना किसने करी है? मोदी साहब ने इसकी रचना करी है, लेखन किया है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद में स्थायी समिति की नवीन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अब देखो, राजस्थान क्रीड़ा समिति है, क्रीड़ा परिषद है, उसकी एक स्थायी समिति होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण समिति होती है। तो उसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो श्री कृष्णा पुनिया जी को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। किसकी? राजस्थान क्रीड़ा परिषद की जो स्थायी समिति है उसकी अध्यक्षता। अच्छा, कृष्णा पुनिया जी ये पहली इंडियन वुमेन एथलीट है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर डिस्कस थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, यानी पहला गोल्ड इन्होंने दिलाया था 2010 के अंदर जो कॉमनवेल्थ हुए थे, दिल्ली कॉमनवेल्थ कह सकते हैं जिन्हें हम। राजस्थान के नए सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? देखो, राजस्थान के नए सूचना आयुक्त, ये मुख्य सूचना आयुक्त तो नहीं है, इसको रिलेट इस तरह से करना है। तो ये ML लाठर साहब है, इनको राजस्थान के सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था जनवरी के महीने में। अच्छा, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? जिसे हम कह सकते हैं CIC, तो ये है यशवर्धन कुमार सिन्हा। अब यशवर्धन कुमार सिन्हा जी है, ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। राजस्थान के नए सूचना आयुक्त कौन है? श्री ML लाठर साहब। तो एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भाई सूचना आयुक्त तो ये बन गए। अब देखो, एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है, बाकी 4 सूचना आयुक्त होते हैं। अब ये सारे के सारे पोस्ट वर्तमान में भरे हुए हैं, कोई भी खाली नहीं है। लेकिन एक तो मुख्य सूचना आयुक्त पूछेंगे, या फिर कोई लेटेस्ट अगर किसी भर्ती की गई है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो लाठर साहब है, इनको सूचना आयुक्त बनाया गया, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त तो हमारे देवेंद्र भूषण गुप्ता साहब है। कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता साहब, ये राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है। राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसे हम कह सकते हैं RIC, इसकी स्थापना कब की गई थी? क्योंकि सूचना किसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है? ये RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का अधिनियम है। अब RIC की स्थापना कब की गई? तो RIC की स्थापना की गई थी 18 अप्रैल 2006, यानी अभी महीना कौन सा चल रहा है? अप्रैल। इसी महीने में 2006 के साल में राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की गई थी, या यूँ कह सकते हैं RIC की स्थापना की गई थी। और RIC है वो है ना, वो फाइनल अपीलेट अथॉरिटी है। किसके संदर्भ में? RTI एक्ट 2005 के संदर्भ में। जैसे RTI एक्ट संदर्भ के अंदर अगर आपको किसी RTI चाहिए, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप RTI फाइल कर सकते हो, RTI के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो उसमें अगर आपका मतलब सॉल्यूशन नहीं होता तो आप उसके अगेंस्ट आगे अपील कर सकते हो, उसके आगे अपील कर सकते हो। लेकिन जो फाइनल अपील कर सकते हो आप कहाँ कर सकते हो? राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन के पास कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स। तो वो फाइनल अथॉरिटी हो गई इस संदर्भ में। अच्छा, आपको अगर अपील फाइन करनी है RTI के तहत, RTI 2005 के तहत, तो क्या प्रोसीजर है? तो देखो, इसकी प्रोसीजर देख लेते हैं हम। अप्लाई इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन इन इंग्लिश और हिंदी, या तो आप लिख के दे दो या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जैसे टाइप करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको RTI चाहिए, उसके लिए एक रीजन देना पड़ेगा, और आपको फीस देनी पड़ेगी। कितनी? मात्र 10 रुपये, यानी आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे RTI फाइल करने के लिए। कैसे दे सकते हो? कैश में दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दे सकते हो। DD बनवा सकते हो, पोस्टल ऑर्डर दे सकते हो, या बैंकर्स चेक दे सकते हो। इफ़ नॉट बिलोंगिंग टू द बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है वो BPL में अकाउंट होता है तो उनको 10 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, RTI आपने इन्फॉर्मेशन के लिए आवेदन कर दिया, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो क्या टाइम लिमिट है कि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्लोज किया जाए? तो नॉर्मली वो टाइम लिमिट है, वो है 30 डेज। कितना? 30 दिन के अंदर अंदर आपको RTI की इन्फॉर्मेशन, जो भी डिपार्टमेंट से आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है, वो देनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह की है कि उसमें किसी व्यक्ति की जिंदगी का सवाल हो या स्वतंत्रता का सवाल हो, किसी व्यक्ति की जिंदगी और स्वतंत्रता का सवाल हो, तो वैसी जानकारी आपको 48 घंटे के अंदर प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है EO में काम ना आए, RAS में काम आ जाए,
क्योंकि जो पॉइंट है उससे हम सीधा रिलेट करने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए एप्लीकेशन, मान लीजिए आपको एप्लीकेशन किससे मांगी है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से मांगी है, तब आपको उसको 5 दिन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी 30 की जगह कितने हो गए, 35 डेज में। इफ द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी आर इन्वॉल्व, मान लीजिए आपने इंफॉर्मेशन आपने मांगी, अब आपको जरूरत नहीं है, तीसरी पार्टी को जरूरत है, तो टाइम लिमिट बढ़ के हो जाएगी कितनी, 40 डेज। और थर्ड पार्टी से मांगी गई, जैसे मान लीजिए आपने ए डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन बी डिपार्टमेंट से मांगी है, तो आपको कितना समय मिल जाएगा, 40 दिन मिल जाएगा। और या फिर जो टाइम लिमिट, साधारण टाइम लिमिट कितनी है, 30 दिन, प्लस जो थर्ड पार्टी उसको इन्फॉर्मेशन को उस बंदे को देने में लगाती है, तो उतना समय, तो इतना समय आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है। सबसे पहले ध्यान रखो, 30 दिन में आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होनी चाहिए, देनी चाहिए जो भी डिपार्टमेंट उस संदर्भ में कंसर्न है उसको। अगर बात लाइफ और लिबर्टी के संदर्भ में है तो 48 घंटे में। लेकिन अगर आपने इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से मांगी है तो 5 दिन आपको एक्स्ट्रा उसको देने पड़ेंगे। ठीक है। हर घर पंचायत अभियान कहां से शुरू किया गया, शिव मंदिर, भगवान शिव के मंदिर से शुरू किया गया, गांव पुनखर। और कौन से जिले में अवस्थित है, तो अलवर जिले के पुनखर गांव, वहां में एक शिव मंदिर है, वहां से हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई। डेट कौन सी थी, 15 जनवरी 2023, यानी 15 जनवरी 2023 को हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई। किसने शुरुआत करी, तो हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, उनका नाम है टीकाराम जूली साहब, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर बन सकता है और एग्जाम अक्सर बन रहा है, कौन सा है, हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया। पहला उत्तर जिला पूछे अलवर, अगर गांव पूछे तो पुनखर गांव। देश में पहली बार राइट टू साइट विजन, इस प्रकार की पॉलिसी, मतलब देखने का अधिकार, देखो कितनी ग्रेटनेस है, मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है कितने सेंसिटिव है, ये राइट टू साइट विजन दे रहे हैं। और इस प्रकार की पॉलिसी लाने वाले पूरे देश में पहला राज्य है अपना राजस्थान। और ये राइट टू साइट विजन पॉलिसी कब से लागू हो रही है, तो ये 13 जनवरी 2023 से लागू हो रही है। कब से, 13 जनवरी 2023 से लागू हो रही है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी, ये काफ़ी सुर्खियों में है, या यूँ कह सकते हैं 2022-23 के बजट से सुर्खियों में, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने उस समय उस बजट में घोषणा करी थी। कब आयोजित की गई, 4 से 10 जनवरी 2023, यानी 4 जनवरी से जम्बूरी आयोजित शुरू हुई और 10 जनवरी तक चला। कहाँ पे, तो अपने राजस्थान में एक ज़िला है प्यारा सा, उस ज़िले का नाम है पाली, वहाँ पे। और वहाँ पे एक जगह पड़ती है रोहट है ना, वहाँ से इस राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी को आयोजित किया गया। और जिला कौन सा है, पाली। अब इससे पहले राजस्थान ने क्या कभी इस प्रकार की जम्बूरी का आयोजन किया था, बिल्कुल। कितना समय हो गया, तो देखो समय बहुत हो गया। राजस्थान का जो अंतिम एकीकरण का अंतिम चरण हुआ था, कौन से साल में होता, 1956 में, उसी साल इस जम्बूरी का आयोजन किया गया था। तो इस जम्बूरी का आयोजन 66 साल पहले किया गया था, यानी 66 साल के बाद में इसका आयोजन दोबारा किया जा रहा है। इस जम्बूरी में 1500 विदेशी सहभागी, कुल 35,000 स्काउट और गाइड इसके अंदर आएंगे। और मुख्यमंत्री साहब ने 22-23 के बजट में 25 करोड़ रुपए की घोषणा इसके संदर्भ में करी थी। अब जब जम्बूरी आयोजित हो गई तो राजस्थान को 2 अवार्ड मिले हैं। कौन से अवार्ड मिले, एक तो सर्वश्रेष्ठ स्काउट का अवार्ड, एक सर्वश्रेष्ठ गाइड का अवार्ड। स्काउट के अवार्ड को वहाँ की उनकी लैंग्वेज में कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर स्काउटिंग, नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग। क्या कहते हैं, नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग। ये स्काउट वालों की लैंग्वेज है, उसके संदर्भ में आपको इतना ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ स्काउट। और दूसरा सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए जो अवार्ड होता है उसके कहते हैं नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड। ठीक है। इस प्रकार के अवार्ड कौन से राज्य को मिले हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, राजस्थान को प्राप्त हुए हैं। 7 जनवरी 2023 राजस्थान के 3 शहरों से रिलायंस जियो की 5G सर्विस लॉन्च की गई। अब देखो, आप कहोगे नाथद्वारा से, नहीं, हम 7 जनवरी की बात कर रहे हैं। तो जयपुर के लिए, जोधपुर के लिए, उदयपुर शहरों के लिए 7 जनवरी 2023 से अपने जयपुर शहर से सर्विस को लॉन्च किया गया था। और कौन कौन से शहरों के लिए किया गया, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के लिए। भारत सरकार का अभियान था सुशासन सप्ताह या प्रशासन गांवों के संग। उसमें जो सेवा प्रदायगी और जन अभियोग निराकरण के अंदर सबसे टॉप का कार्य किसी राज्य ने किया है, तो वो कौन सा राज्य है, वो अपना प्यारा राजस्थान है। किसमें, सुशासन सप्ताह कह सकते हैं, और कैंपेन का नाम है प्रशासन गांवों के संग। फिर से आ रहा है,
इसमें सेवा प्रदायगी के मामले में मतलब सर्विस डिलीवरी कितनी शानदार दे रहा है, और जन अभियोग यानी लोगों की जो दिक्कत थी उसका निराकरण करने में सबसे टॉप पे जो राज्य है वो कौन सा है, वो अपना प्यारा राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव, इसका 33वां एडिशन कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर में। और जोधपुर में भी कहाँ? तो रावण चबूतरा मैदान है जोधपुर में, वहां पे आयोजित किया गया 33वां पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव का। कब आयोजित किया गया? तो 6 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया। अच्छा, जोधपुर के अंदर पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन जो 33rd एडिशन था किया गया। अब इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो देखो हमारे सीएम साहब है अशोक गहलोत, इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। और इस बार की थीम क्या रखी गई? विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। प्रश्न किस प्रकार बनेगा? 33वां पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव जिसका आयोजन जोधपुर में किया गया, उसकी थीम क्या रखेगी? आपका उत्तर क्या होगा? विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। 4 जनवरी 2023 को उदयपुर के अंदर मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया, और उदयपुर में भी कहाँ? गांधी मैदान में। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मेगा जॉब फेयर के प्रश्न पहले ही पूछ चुकी है, आरएमएसएस भी तो पूछ चुकी है, हो सकता है इस बार ईओआरओ में आरपीएससी भी पूछ ले। तो कब आयोजन किया गया? 4 जनवरी 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन उदयपुर के अंदर किया गया। वुमेन इकोनॉमिक फोरम, इन्होंने एक अवार्ड दिया है लीडर ऑफ द डिकेड। किसे दिया गया? तो राजस्थान के खेल राज्य मंत्री है श्री अशोक चांदना जी, इनको लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से नवाजा गया है। और ये अवार्ड इनको दिया किसने है? तो वुमेन इकोनॉमिक फोरम नाम की एक संस्था है, इसके द्वारा इनको लीडर ऑफ डिकेड अवार्ड से नवाजा गया। इबारत एक महफिल, एक बुक का नाम है इबारत एक महफिल। मैंने क्या कहा, आपके सिलेबस में करंट अफेयर सेगमेंट में बुक स्पेशली मेंशन्ड है, तो बुक से संबंधित प्रश्न आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिलेट करते जाना है। तो इबारत एक महफिल, इस पुस्तक के लेखक है मरहूम मोहम्मद जमान आरिफ साहब। कौन? मोहम्मद जमान आरिफ साहब है, इन्होंने इबारत एक महफिल नाम की जो किताब है इसको लिखा है। और इस पुस्तक का विमोचन सीएम साहब के द्वारा किया गया। सीएम साहब माने अशोक गहलोत साहब के द्वारा। स्टेट ऑफ आर्ट और जिम और फिटनेस सेंटर और ओपन जिम, इसके लिए गहलोत साहब ने 31.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी गहलोत साहब ने 2022-23 का जो बजट था उसमें कहा था कि जो भी संभाग है, जितने भी राजस्थान में संभाग है, अब तो देखो संभाग बढ़ गए हैं क्योंकि सीकर भी संभाग बन गया है, तो सभी संभाग के लेवल पे तो स्टेट ऑफ आर्ट जिम और फिटनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, संभाग के लेवल पर स्टेट ऑफ आर्ट जिम और फिटनेस सेंटर, ये 22-23 के बजट में उन्होंने कहा था। और जो जिला मुख्यालय होंगे, जितने भी जिला मुख्यालय, अब जैसे 50 हो गए, 51 हो गए, 50 हो गए, इसमें ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दिसंबर के महीने में दी गई? 31.5 करोड़ की स्वीकृति दी गई। मध्य प्रदेश राज्यपाल द्वारा किस राजस्थान सरकार को कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक डिजिटल मीडिया के बेहतर उपयोग के लिए दिया गया अवार्ड? यानी जो एमपी है अपना पड़ोसी राज्य, वहाँ के राज्यपाल है, उन्होंने राजस्थान को है ना एक अवार्ड दिया है, इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड। किस लिए? क्योंकि राजस्थान जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है इसको डिजिटल माध्यम से यहाँ के लोगों को अच्छी तरह सूचित कर रही है। जैसे अपना एक तो सुजस पत्रिका आती है, एक सुजस मैगजीन वो पेपर आता है, इसके अलावा भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी वर्ग है, इन चीज़ों को जनता को मतलब डिजिटल मीडिया के माध्यम से इन योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो शानदार काम कर रहा है। और ये नज़र मध्य प्रदेश राज्य के पास भी चली गई, तो उन्होंने देखा राजस्थान सरकार को अवार्ड देना चाहिए, तो उन्होंने इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड दिया है। किसे? राजस्थान सरकार को। अंडमान निकोबार के जो 21 द्वीप है उनका नामकरण किया गया। किसके नाम से? तो जो भी परमवीर चक्र के विजेता थे ना भारत के, अब उनके नाम से जाने जाएंगे। जो अंडमान निकोबार के बड़े बड़े द्वीप थे जिनका नाम पहले रखा हुआ नहीं था, अब उनका नाम परिवर्तित कर दिया, क्या रख दिया नया नाम? क्या रख दिया? जो भी परमवीर चक्र के विजेता थे उनके नाम से कर दिया। अब राजस्थान से थे, एक तो देखो मेजर शैतान सिंह साहब है, ये राजस्थान से थे। इसके अलावा एक अपने पीरू सिंह है झुंझुनू से, ये भी मतलब इन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया हुआ है। तो ये 2 बंदे राजस्थान से है। बाकी टोटल कितने?
21 जो परमवीर चक्र के विजेता है उनके नाम पे रखा गया है। तो आप देख सकते हो ये आपके सामने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप है। तो यहाँ देखो योगेंद्र द्वीप, उसके बाद जदुनाथ द्वीप है, उसके नीचे शैतान सिंह द्वीप हो गया, उसके बाद होशियार द्वीप, बाना द्वीप, करम सिंह द्वीप, एल्बर्ट एक्का द्वीप, क्षेत्रपाल द्वीप, मनोज पांडे द्वीप। तो ये द्वीप इतने ज़्यादा तो याद रखने मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन हमें कम से कम जिन राजस्थान के वीर सपूतों को नाम पे रखा गया है उनका नाम स्पेशली ध्यान रखना है। एक तो पीरू सिंह हो गए और एक हो गए अपने मेजर शैतान सिंह साहब। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। आप देखोगे जो मेजर शैतान सिंह द्वीप है ये तो अंडमान वाले पार्ट में दिया गया है, रखा गया है, और पीरू सिंह द्वीप यहाँ मिडिल में है। तो कह सकते हैं लिटिल अंडमान के आसपास पीरू सिंह द्वीप का नाम रखा गया है। वैसे शैतान सिंह का यहाँ पे लगभग मिडिल अंडमान के पास आसपास ये वाला द्वीप होना चाहिए जो शैतान सिंह, यानी नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच के अंदर जो द्वीप है ना वहाँ पे शैतान सिंह का, और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर के आसपास कोई छोटा द्वीप होगा वहाँ पे पीरू सिंह जी के नाम पे इनका नामकरण, इस द्वीप का नामकरण किया गया। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम देखना चाहें तो देख सकते हो यहाँ पे ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है। और अंडमान को देखें तो पहले ऊपर ही ऊपर नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, फिर लोअर अंडमान, फिर देखो पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल यहाँ पे, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल है ना वो ये यहाँ पे है, और उसके बाद लिटिल अंडमान हो जाता है। फिर यहाँ से कार निकोबार शुरू होता है, सबसे ऊपर कार निकोबार, उसके बाद में लिटिल निकोबार, और सबसे नीचे कौन सा है, ग्रेट निकोबार, उसके बाद सुंडा स्टेट हो जाती है। अब हम बात करेंगे विधानसभा की कुछ सीटों के बारे में। देखो मेघालय में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, मेघालय में विधानसभा की 60 सीटें। त्रिपुरा में भी 60 है, और नागालैंड में भी 60 है। तो पॉलिटी में इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो हम एक एक दो चीज़ें देखते चलेंगे ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न बनता है तो हम अधिकतम का आंसर कर पाएं, इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे। असर 2023 अभी रिलीज की गई जनवरी के महीने में। क्या है असर? तो असर का फुल फॉर्म है एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। असर 2022 मतलब एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा के संदर्भ में रिपोर्ट है। इसे कौन जारी करता है असर रिपोर्ट को? तो इसे एनजीओ है, एक प्रथम नाम का एनजीओ वो जारी करता है, या कह सकते हैं एनजीओ प्रथम। उद्देश्य क्या है इसका? इस रिपोर्ट का उद्देश्य है कि ग्रामीण भारत के बच्चे हैं ना वो स्कूल में कितने नामांकित हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, क्या वो कुछ सीख भी पा रहे हैं या फिर ऐसे स्कूल ही जा रहे हैं। अब इन चीज़ों को इवोल्यूशन मूल्यांकन कौन करता है? ये करती है असर रिपोर्ट। और इस असर रिपोर्ट के डेटा को कलेक्ट कौन करता है? तो एनजीओ है प्रथम नाम से, वो इसे कलेक्ट करता है। अब कब से ये रिपोर्ट जारी की जा रही है? तो 2005 से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है क्योंकि इससे हमें वास्तविकता के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसके संदर्भ में जो भी डेटा इन्होंने इकट्ठा किया है और इसने तुलनात्मक रूप से इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिससे हम समझ सके कि स्थिति है वो अच्छी हो रही है कि बुरी हो रही है। तो कुछ मापदंड है, उसके बाद 2018 में क्या स्थिति थी और 2022 में क्या स्थिति है इसके बारे में देखते हैं। तो समग्र नामांकन की बात करते हैं, 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के बालक है, यानी अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है ना आर्टिकल 21A, तो उसमें 2018 में 97.2% बच्चों का नामांकन हो गया था। टोटल जितने भी बच्चे थे 6 से 14 आयु वर्ग के, उनमें से 97.2% का 2018 में नामांकन हुआ, लेकिन 2022 में 98.4% का नामांकन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? पिछली बार के मुकाबले इस बार नामांकन बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। इसका मतलब ये तो अच्छा है, सकारात्मक पक्ष है। इसके बाद सरकारी स्कूलों में नामांकित, तो सरकारी स्कूलों में पिछली बार 65% नामांकित हुए थे, इस बार 72% हुए, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव बिल्कुल है। कारण क्या है? कोरोना काल के अंदर जो लोग हैं उन्होंने सरकारी स्कूल प्रेफर करनी शुरू कर दी, इस कारण प्राइवेट की जगह सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है, बहुत अच्छे से बढ़ा। देखो 65 से बेहतर हो गया, 7% का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, छात्राओं के संदर्भ में देखें तो ये 4.1 है, और मतलब कितनी छूट, मतलब कितनी छात्राएं नहीं जा पा रही, तो 4.1% छात्राएं नहीं जा पा रही है, और अभी देखो 2% छात्राएं वो नामांकित नहीं हो पा रही है। तो ये भी मतलब नामांकन ना होने वाला मामला है, तो यहाँ पे भी ये सकारात्मक आ रखा है, बिल्कुल सही है। अब देखो शुल्क देकर निजी ट्यूशन ले रहे कितने बच्चे, पहली क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों का मूल्यांकन किया गया और देखा गया कि कितने प्रतिशत बच्चे, टोटल बच्चे जितने भी है पहली क्लास से 8वीं क्लास के बीच में, उसमें से कितने बच्चे हैं जो ट्यूशन ले रहे हैं अलग से, स्कूल तो जा ही रहे हैं, ट्यूशन भी ले रहे हैं। तो पिछली साल है वो 26.4% बालक है वो ट्यूशन ले रहे थे स्कूल जाने के अलावा, और 2022 का जो नया डेटा है उसमें कह रहा है कि 30.5% बच्चे हैं वो ट्यूशन ले रहे हैं। इसका मतलब ट्यूशन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है, यानी लोगों ने क्या किया, सरकारी स्कूल में तो एडमिशन करा दिया और बच्चों को ट्यूशन डाल दिया।
ये तो निकल के आ रहा है ना, तो ये आंकड़ा भी क्या है, सकारात्मक, अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, कक्षा 3 के बच्चे, चाहे वो सरकारी स्कूल के हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल के हो, क्या वो कक्षा 2 के स्तर की जो पढ़ने की क्षमता होती है वो प्राप्त कर ली? यानी बच्चा तीसरी का है लेकिन जो लेवल और दूसरी का इतना ही बता रहा है, तो क्या कितने परसेंट सक्षम है? तो ओनली 27% बच्चे हैं ना, वो 2018 में सक्षम थे कि तीसरी का बच्चा दूसरे के कंटेंट को उनको पता है कि इतना, दूसरे के बच्चे को जितना आना चाहिए उतना आ रहा है उसको, ओनली, यानी 4 में से एक भी। लेकिन 2022 में तो स्थिति और गिर गई, मात्र 20.5% बालक ही, यानी हर 5 में से एक बालक ही, तीसरी क्लास का बालक दूसरी क्लास की किताब मतलब जितना ज्ञान रखता है, ओनली 4 बालकों को थर्ड क्लास में है, वो क्लास 3 में है, लेकिन वो उनको क्लास 2 का भी ज्ञान नहीं है ना। तो इस प्रकार ये डेटा क्या कहता है, ये नेगेटिव बात कर रहा है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे तीसरी क्लास का बालक जो है तो तीसरी में, लेकिन जोड़ने घटाने में कितना सक्षम है, कितने सक्षम है? तो 100 में से मात्र 28 बालक सक्षम थे पिछली बार 2018 की रिपोर्ट में, और इस बार तो 25.9 ही सक्षम है। इसका मतलब क्या है, तीसरी क्लास का बालक है वो जोड़ना घटाना भी नहीं जानता, मात्र 4 में से एक बालक ही जोड़ना घटाना जानता है, बाकी 3 नहीं जानते। वहीं कक्षा 5 के बच्चे, कितने परसेंट बच्चे हैं जो भाग करना जानते हैं? तो इस बार सिर्फ 25.6% बालक ये जो भाग करना जानते हैं, यानी 74.4% बालक है वो भाग करना नहीं जानते, अगर वो 5वीं में है तो भी। 5वीं के बच्चों को डेटा की बात कर रहे हैं, 5वीं के बच्चे को भाग नहीं आ रहा है, कितने को? 4 में से 3 को नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 को आ रहा है। ठीक है। ये डेटा थोड़ा सा माइंड, सारे डेटा याद नहीं रहेंगे, लेकिन मोटा मोटी आपको इतना ध्यान रखना है कि स्थिति किस प्रकार है, जो अपनी शिक्षा की जो स्तर है वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है। 60 से कम छात्रों के नामांकन वाले सरकारी स्कूल, यानी ऐसे स्कूल जहां 60 से कम है छात्र, जो सरकारी स्कूल है और वहां छात्र 60 से भी कम है, तो इस बार 29.9% स्कूल ऐसे हैं जहां 60 से कम है। पिछली बार 29.4 थे, यानी 60 से कम स्कूल होना अच्छी बात नहीं है। 60 से कम बच्चे होना एक सरकारी स्कूल में बुरी बात है, और इस बार बढ़ा है ये आंकड़ा, इसका मतलब ये भी नकारात्मक हो गया। औसत शिक्षक उपस्थिति, आप देखो 85% शिक्षक उपस्थित रहते हैं, अटेंडेंस रहती है उनकी 2018 के डेटा के अनुसार, और इस बार अटेंडेंस बढ़ी है शिक्षकों की, 87% उपस्थिति रही है। इसका मतलब शिक्षक उपस्थिति अच्छी है, और सुधार भी हम इसमें कर रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण डेटा, और इस डेटा को सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, लड़कियों के शौचालय की सुविधा वाले स्कूलों की संख्या, यानी ऐसे स्कूल जहां पे लड़की बच्ची है हमारी, उनके लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं। तो पिछली बार 66.4% स्कूल थे जहां पे शौचालय की व्यवस्था थी, और इस बार 68.4% स्कूल ऐसे जहां पे लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है। इसका मतलब हमने सुधार तो किया है, लेकिन भाई साहब जब तक ये 100% नहीं हो जाता ना, ये अच्छी बात नहीं कह सकते। हालांकि ये जो आंकड़ा है ये क्या है, ये सुधारात्मक पक्ष की ओर झुका हुआ जरूर है। वहीं अगर बात करें पेयजल की, यानी स्वच्छ जल जो पीने लायक हो, तो पिछली बार 74.8% स्कूल थे जहां पे पेयजल की सुविधा उपलब्ध थी, और इस बार 76% स्कूल में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। ये भी आंकड़ा बेहतर होना चाहिए, हालांकि सुधार इसमें भी दिखाई दे रहा है, यानी सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। अब हमने महत्वपूर्ण आंकड़े देख लिए। आपको जो मोटा मोटी ध्यान रखना है कि प्रथम नाम का एनजीओ इस प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन आपको इन चीज़ों को माइंड में से रिलेट जरूर करना है, ताकि आप कहीं अगर आरएस मेंस में आ गया प्रश्न इस प्रकार का, तो आप आंकड़ों के माध्यम से उसे स्ट्रांग बना सकें। राष्ट्रीय युवा उत्सव, या यूं कहे राष्ट्रीय युवा महोत्सव, और इस बार इसका 26वां एडिशन आयोजित किया गया। कब? 12 जनवरी को। अब 12 जनवरी एक माइंड हो रहा था एक दिमाग के अंदर, क्या है 12 जनवरी? राष्ट्रीय युवा दिवस तो इसी दिन मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भी राष्ट्रीय युवा उत्सव के दिन से शुरू किया गया। कहाँ आयोजित किया गया इस बार का राष्ट्रीय युवा उत्सव? तो ये अपने कर्नाटक में एक जगह पड़ती है हुबली, वहाँ आयोजित किया गया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो अपने पीएम साहब है मोदी साहब, इन्होंने राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 का उद्घाटन किया, और थीम थी इस बार की विकसित युवा विकसित भारत। क्या थीम थी? विकसित युवा विकसित भारत। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, कब से कब तक? 11 से 17 जनवरी 2023 के मध्य। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह भी जनवरी के महीने में 11 जनवरी से लेके
17 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित किया गया। और ये तो पता ही है, सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। विरासत का आयोजन किया गया। विरासत का ये दूसरा एडिशन था। अच्छा, प्रश्न आता है कि विरासत है क्या? तो विरासत एक साड़ी का महोत्सव है, यानी जो हथकरघा साड़ियाँ है, मतलब हाथों के माध्यम से जिन साड़ियों वगैरह को बनाया जाता है, उनके लिए विरासत नाम का महोत्सव आयोजित किया गया है। और इसका दूसरा एडिशन था इस बार। 3 से 17 जनवरी 2023 का आयोजन किया गया। और कहाँ पे? तो नई दिल्ली में जो जनपद नाम की जगह है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। तो विरासत का संबंध किससे है? तो ये एक प्रकार का साड़ी महोत्सव है और हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसके जारी किसने करी? तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को जारी किया है प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है ना, उसके द्वारा इस आंकड़े को जारी किया गया। क्या है रिपोर्ट का नाम? सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। कौन जारी करता है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार काउंसिल इसे जारी करती है। सबसे टॉप सोशल प्रोग्रेस में टॉप पे कौन है? तो अपने जो यूनियन टेरिटरी है, एक तो हो गया पुदुचेरी, एक लक्षद्वीप, एक गोवा। यानी राज्यों में टॉप पे गोवा, यूटी में टॉप पे पुदुचेरी। लास्ट कौन है? तो अपने वही दो जुड़वा भाई, झारखंड और बिहार। ये यहाँ पे भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो अगर जिलों में टॉप की बात करें तो जो आइजोल है वो टॉप कर रहा है। इसके अलावा हिमाचल के 2 जिले सोलन और शिमला टॉप कर रहे हैं। यानी सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो टॉप पे जिला है वो कौन सा है? आइजोल, सोलन और शिमला। टॉप का यूटी पुदुचेरी, टॉप का स्टेट गोवा, लास्ट है झारखंड। टीआरएफ क्या है? टीआरएफ द रेसिस्टेंट फ्रंट। और ये क्या है? एक आतंकवादी संगठन है और सरकार ने इसका इलाज कर दिया। कैसे किया? इस पर प्रतिबंध लगा दिया। बोले तुम खुले तौर पे इसे प्रमोट नहीं कर सकते। तो किसे मतलब इसे किसे प्रतिबंधित किया गया है? टीआरएफ को। टीआरएफ का फुल फॉर्म है द रेसिडेंट फ्रंट। और यूरोजोन का 20वां सदस्य बना है। यूरोजोन का 20वां सदस्य कौन बना है? कौन सा देश बना है? तो जो क्रोएशिया है वो यूरोजोन का 20वां सदस्य राष्ट्र बना है। क्रोएशिया यूरोप का एक देश है। पिछली बार वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था और इस बार शायद सेमीफाइनल में पहुंचा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं हम। और वहाँ पे पहले मुद्रा चलती थी कूना, लेकिन अब क्रोएशिया गवर्नमेंट ने, क्रोएशिया की जनता ने निश्चित किया है कि अब हम किसका उपयोग करेंगे? यूरो का। यूरो क्या है? एक यूरो मुद्रा है जो यूरोजोन वाले देशों में चलती है। अभी यूरोजोन में कितने सदस्य हो गए? अब 20 हो गए। 1900 सदस्य कौन सा था? तो लिथुआनिया। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा, स्पेशली बैंक वाले एग्जाम में एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया। इसे 2015 में यूरोजोन में शामिल किया गया था। ठीक है, अब क्या प्रश्न बना? यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन सा बना है? हमारा आंसर क्या होगा? क्रोएशिया। क्रोएशिया में पहली कौन सी मुद्रा चलती थी? तो हमारा आंसर होगा कूना। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? राजधानी बताना आपको। क्रोएशिया की राजधानी क्या है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब्दुल रहमान मक्की। मक्की क्या? मक्कार व्यक्ति है। अब्दुल रहमान मक्की एक पाकिस्तान का आतंकी है और यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? इसे वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। यूनाइटेड नेशन भी कह दिया है आपकी कि यह आतंकवादी है और ये इंटरनेशनल आतंकवादी है। सारे देश इसे आतंकवादी के तौर पर ट्रीट करेंगे, यूनाइटेड नेशन ने कह दिया है। भारत इसके लिए प्रयासरत था, तो इसे कह सकते हैं भारत की इस मामले में बहुत बड़ी जीत हुई है। ठीक है, राजस्थान का राजभवन है, वहाँ पे संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया। संविधान उद्यान कहाँ बना है? राजस्थान के राजभवन में बना है। उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम जी ने किया है। कब किया? तो 3 जनवरी 2023 को। तो EORO टेस्ट सीरीज का जो करंट अफेयर सेगमेंट है, इसकी कड़ी 1 आज हो गई है, मतलब पार्ट 1 हो गया है। अब इसका पार्ट 2 इस प्रकार के लगभग 12 या 13 हम सेगमेंट लेके आएंगे, जिसमें हम जनवरी से लेके जो कह सकते हैं मई 5 मई तक के करंट अफेयर इसमें हम कवर करेंगे, जो आपके EORO एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि हमने EORO के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है। प्राइस है मात्र 199। ठीक है, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। और हम प्रयास करेंगे कि इसमें जितने भी जो अपने नगर पालिका अधिनियम में जिसकी महत्वपूर्ण जितनी भी सेक्शंस है, उन सारे सेक्शन को कवर कर ले। हालांकि टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए टेस्ट होगा। टॉपिक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं, पूरे सिलेबस को कवर करते टेस्ट होंगे सारे के सारे। लेकिन हम लगभग बी पार्ट का सारा सिलेबस इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक संभावना है, ज़्यादातर प्रश्न है वो हमारे टेस्ट सीरीज से ही आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद इन टेस्ट सीरीज़ को बनाया जा रहा है।
तो बाकी तो देखो संभावना कुछ भी हो सकती है, 19-20 कुछ भी हो सकता है। तो किस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी बनाती है वो उन पर निर्भर है, लेकिन हम अपना प्रयास अधिकतम कर सकते हैं, जितने उतना कर रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हो, क्योंकि देखो मीठी गोली देना हमारा स्वभाव नहीं है, हम वास्तविकता है वो बताते हैं। आप समझते हो तो सही बात है, और आपको अगर मीठी गोली वाली चीज़ें चाहिए तो जाके ले लो, कौन मना कर रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।